अब हमको इसमें वी हैव टू मूव टूवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग व्हाट यूनिफॉर्म मोशन मीन्स। हमें यूनिफॉर्म मोशन के बारे में थोड़ा सा सीखना है। आई होप आपने स्ट्रेट लाइंस वाला पार्ट अच्छे से समझ लिया है। और कल मैंने आपको एक वीडियो भेजा था, उसमें हमने रेडियंस के बारे में कुछ डिस्कशन किया हुआ था। रेडियंस, ठीक है। अगर आपको इसमें से कुछ भी पूछना है तो आप मुझसे पूछ लो, कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आई है। फिर हम यूनिफॉर्म मोशन की तरफ जाएंगे। वैसे ये बहुत इजी था, ठीक है। हाउ एंगल इज मेजर्ड इन रेडियंस, इज इट क्लियर इन माइंड ऑफ ऑल ऑफ यू? ठीक है, आपके माइंड में बेटा ये क्लियर है कि एंगल को रेडियंस में हम कैसे मेजर करते हैं? इज इट क्लियर? सबके माइंड में क्लियर है? ठीक है, किसी को कुछ पूछना है तो बताओ। हाँ, ठीक है। हाँ, अगर क्लियर है तो ठीक है। मैं एक उसमें ज़्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि वो बहुत इजी चीज़ है, रेडियंस में एंगल कैसे मेजर होता है। तो मेन आइडिया उसमें यही है कि अगर हम दो स्ट्रेट लाइंस को ऑपोजिट बनाते हैं, सॉरी दो रेज को, है ना, ये पहली रे है और वो दूसरी रे है। इफ़ यू ड्रॉ टू रेज एग्जैक्टली ऑपोजिट, तो वो तो सबको पता है, अगर दो रेज एग्जैक्टली ऑपोजिट है तो ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगी रेड वाली, ठीक है। लेकिन इन दोनों के बीच में एंगल कितना लेते हैं हम? 10 तक हम इस एंगल को बोलते हैं 180 डिग्रीज। लेकिन जैसे हम बोलते हैं ना एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ एंगल इज रेडियंस। तो इसी एंगल को हम पाई रेडियंस भी बोलते हैं। तो 9-10 तक बच्चों को बताते हैं बेटा साइंस पढ़ते समय कि आपको जब भी कोई वैल्यू देनी है तो उसके साथ आप यूनिट जरूर लगाओ। जैसे अगर आपने कहा टेम्परेचर 300 है, तो आप इसके अंदर अगर ये नहीं बताओगे कि ये सेल्सियस है या केल्विन है तो पता ही नहीं चलेगा ये कितना कितना टेम्परेचर है, ठीक है। ऐसे हमने कहा वेलोसिटी इज 50, तो 50 मीटर्स पर सेकेंड या 50 किलोमीटर्स पर आवर, इट मेक्स नो सेंस, ठीक है। तो लेकिन एंगल के साथ क्या मानते हैं कि अगर हमने कहा कि कोई एंगल पाई है तो उसके साथ यूनिट लगाना जरूरी नहीं होता, इट इज ऑलवेज रेडियंस। तो मैं कहता हूँ एन एंगल ऑफ 2, तो एंगल ऑफ 2 ऑटोमेटिकली मीन्स 2 रेडियंस, नॉट 2 डिग्रीज। अंडरस्टूड? तो ये एक छोटी सी बात है। बाकी आई डोंट नो, आप लोगों ने सुन लिया दीपेश वो वाला लेक्चर, एंगल वाला, रेडियंस वाला लेक्चर सुन लिया आपने? हैव यू हर्ड? हाँ, समझ में भी आ गया? अगर नहीं समझ में आया तो अभी कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ लेंगे, ठीक है। फिर अब जो नेक्स्ट लेक्चर आपको मैं आज भेजूंगा सभी बच्चों को, वो इसके बारे में है बेटा। देखो, थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ उस लेक्चर में क्या आएगा। और वो इस चीज़ के बारे में सेकंड लेक्चर, ठीक है। इसके बारे में है कि यदि हम एक रे को ऐसे इमेजिन करें, तो ये जो रेड वाली रे है ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है? अभी 0 एंगल बना रही है। अब मान लो ये रे घूम कर यहाँ चली गई ऐसे, और मान लो ये एंगल है 135 डिग्रीज। तो अगर हम आपसे ये क्वेश्चन पूछें, देखना बेटा, तो ट्रिग्नोमेट्री, मॉडर्न ट्रिग्नोमेट्री इज नॉट लिमिटेड टू राइट एंगल्स। मॉडर्न ट्रिग्नोमेट्री इज नॉट लिमिटेड टू राइट एंगल्स, राइट एंगल्स तक सीमित नहीं है मॉडर्न ट्रिग्नोमेट्री। वो उसका डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन अभी फिर सारा कुछ यहाँ करेंगे तो फिर बहुत टाइम लगेगा। तो जैसे साइन 135 डिग्रीज भी फाइंड किया जा सकता है, कॉस 160 डिग्रीज भी फाइंड किया जा सकता है, बल्कि टैन 225, साइन 225 सब फाइंड कर सकते हैं। 360 से बड़ा भी हो सकता है एंगल, 1120 डिग्रीज है ना, साइन ऑफ 1120 डिग्रीज भी फाइंड कर सकते हैं। तो जब हम फिजिक्स पढ़ते हैं तो एंगल 90 डिग्री तक या 360 डिग्री तक सीमित नहीं रह जाएंगे। वेरी कॉमनली व्हेन वी स्टडी वेव्स, oscillations, optics, angles will become more than 360 also. So you must know how to find cos of an angle like 1 1120 degrees. आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है, एक चीज। तो इसके बारे में मैं आपको लेक्चर भेजूंगा कि साइन 225 डिग्रीज, ठीक है, tan 305 डिग्रीज, ये सब कैसे कंप्यूट करते हैं। अगेन इट इज ऑल्सो वेरी इजी एंड यू शुड बी एबल टू डू इट। चलिए, अब हम आगे चलते हैं। तो ये आइडिया मैंने आप सबको बताया। अब ये मोशन वाला चैप्टर है जो अभी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये आइडिया बहुत ज़रूरी है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या चीज़ होती है, व्हाट एग्जैक्टली वी मीन बाय इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। दिस आइडिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वाइल स्टडिंग साइंस और वाइल स्टडिंग मोशन। तो मैंने आपको फर्स्ट डे भी बताया था बेटा, एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर जो स्पीड होती है ना,
तो ये आपको ऐसे मैंने बताया था कि अगर मान लो एक स्ट्रेट लाइन है और जो ऑब्जेक्ट का मोशन हम स्टडी कर रहे हैं वो उस ऑब्जेक्ट को हम एक पॉइंट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मान लो असल में ये पॉइंट क्या है, एक कार है ना, कार है। अब मान लो अभी आपकी घड़ी में टी टाइम है, तो मैं अगर ऐसे लिखता हूँ एस ब्रैकेट टी, देन एस ब्रैकेट टी मीन्स इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड बेसिकली उसका मतलब क्या होता है कि इस टाइम के ऊपर इस कार की जो स्पीड है, ठीक है, तो आपको दोनों के अंदर फर्क करना है, एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड। एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड। और इंस्टेंटेनियस स्पीड समझ में आएगा तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी उसी से समझ में आएगा। एवरेज वेलोसिटी हम पहले कर चुके हैं। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है बेटा, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की अगर हम किसी भी टाइम इंटरवल पर उसकी डिस्प्लेसमेंट को जब हम उसके टाइम इंटरवल से डिवाइड करते हैं उस टाइम इंटरवल से, तो जो वैल्यू हमें मिलती है वो एवरेज वेलोसिटी होती है। कई सारे लोग बोल सकते हैं कि सर हमें पता ही नहीं चला इससे, इस डेफिनेशन से कि एवरेज वेलोसिटी क्या होती है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये पता करना ज़रूरी नहीं है कि एवरेज वेलोसिटी क्या है, वो धीरे धीरे जब न्यूमेरिकल्स करोगे तो अपने आप पता चलेगा। ठीक है, अभी सिर्फ आप ये याद रख सकते हो, ठीक है, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, सिर्फ ये ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, तो एक बार ये एवरेज वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो एक छोटा सा रीजनिंग है बेटा इसमें, ऐसे है कि मान लो एक स्ट्रेट रोड हम इमेजिन करें और इसके ऊपर हमने एक पॉइंट लिया ए, एक पॉइंट लिया बी। मान लो ये दो टाउन्स हैं जो 120 किलोमीटर दूर है एक दूसरे से, ठीक है, और एक कार एग्जैक्टली सुबह 8 बजे ए टाउन से शुरू करती है, ठीक है, यहाँ से, और वो एग्जैक्टली 10 बजे, मान लो बी टाउन पे पहुंच जाती है सुबह ही। इट रीचेज एग्जैक्टली एट 10 AM, इट रीचेज एग्जैक्टली द टाउन बी। क्लियर है, वो टाउन बी पे एग्जैक्टली 10 बजे पहुंच जाती है। तो हम क्या कहेंगे कि इस कार की, सपोज ये कार है जो ए से बी तक जा रही है, तो हम कहेंगे इस कार की कितनी स्पीड आएगी। तो जो हमने सिंपल चीज़ें सीखी हैं 9th से पहले, है ना, या 10th 7th 8th क्लास में, उसमें हम बोलते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन, ऐसे बोल देते हैं। और हम ये बोलते हैं कि इसकी स्पीड आएगी 60 km/h। ठीक है, तो अब आप मुझे ये बताएंगे कि अगर इसकी स्पीड 60 km/h हमने लिख दी है, ठीक है, तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि जैसे अगर ये 8 बजे शुरू हुई थी तो सुबह 9:30 बजे, कहीं ना कहीं तो ये होगी ना बीच में, ए और बी टाउन के बीच में, सुबह 9:30 बजे क्या ये ज़रूरी है कि इसकी स्पीड इतनी हो। ठीक है, तो आप कहोगे बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, बिकॉज अगर ये सुबह 9:30 बजे यहाँ पर है, ठीक है, तो उस समय हो सकता है गाड़ी रुकी हो खाना वाना खाने के लिए, इट माइट हैव स्टॉप्ड। ठीक है, या हो सकता है कि मौसम बहुत अच्छा है और आप ड्राइव कर रहे हो फास्ट, तो 9:30 बजे गाड़ी की स्पीड, 9:30 बजे गाड़ी की स्पीड कितनी होगी जो उसके स्पीडोमीटर में दिखेगी उस टाइम पर, और हो सकता है उस समय गाड़ी की स्पीड 100 km/h हो। तो हमें पता चलेगा ये तो केवल एक एवरेज स्पीड है, नहीं, इट इज़ जस्ट एन एवरेज वैल्यू, एवरेज स्पीड ऑफ द कार। ठीक है, और इस टाइम की एग्जैक्ट स्पीड कैसे पता चलेगी, वो इस टाइम के ऊपर आपको गाड़ी का स्पीडोमीटर देखना पड़ेगा, उसमें क्या वैल्यू दिख रही है। उसमें अगर 100 दिख रही है तो 100 होगी, और अगर उसमें 0 वैल्यू दिख रही है कि गाड़ी रुकी हुई है, आप खाने के लिए रुके हुए हो, तो इसका मतलब इस टाइम की स्पीड कितनी बन जाएगी, 0 km/h, स्पीड 0 आ जाएगी। बिल्कुल ही आसान है, नहीं। तो ऐसा भी हो सकता है बेटा, देखो कि जो आपकी कार है, ठीक है, जो आपकी गाड़ी है, उस गाड़ी के मतलब उसके अंदर एक स्टॉप वॉच लगी हुई है। जैसे ही आपने गाड़ी ड्राइव करनी शुरू की ए से, स्टॉप वॉच शुरू हो गई, तो मतलब सुबह 8 बजे स्टॉप वॉच में क्या टाइम दिखेगा, 0 hours 0 minutes 0 seconds। और जब गाड़ी यहाँ पहुंच जाएगी तो स्टॉप वॉच में क्या टाइम दिखेगा, 2 hours 0 minutes 0 seconds। इससे तो सब एग्री करते हैं। क्या बताया मैंने आपको, when the car starts at the point A, ठीक है, the stopwatch is started automatically as you start driving the car, because stopwatch is starting at 0, so 0 hour 0 minute 0 time, and when stopwatch reaches B, then 2 hours 0 minute 0 second should be the time shown by the stopwatch,
और यहाँ से यहाँ तक का डेल्टा टी कितना बन जाएगा, डेल्टा टी वो बन जाएगा 2 आवर्स। अब चाहे आप इसको 120 मिनट्स बोल दो या आप इसको सेकंड्स में लिख दो, टाइम इंटरवल तो उतना ही रहेगा। ठीक है, तो दो चीज़ों को समझना है, इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। फिर मैंने आपको उस दिन भी बताया था और सबको मैंने वीडियो भी भेजा था कि हाउ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज रिलेटेड टू इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, अब जैसे मान लो मैं आपको बोलता हूँ कि बेटा जो कार यहाँ से यहाँ जा रही है, द कार विच इज मूविंग फ्रॉम टाउन ए टू टाउन बी व्हेन इट इज हेयर, उस समय स्टॉप वॉच में क्या टाइम दिख रहा होगा, 1 आवर 30 मिनट्स। और अगर बिल्कुल कोई सेकंड नहीं है तो ये टाइम दिख रहा होगा स्टॉप वॉच में। ठीक है, अब मान लो मैं आपको कहता हूँ कि स्पीड एट दिस टाइम इज, मान लो मैं आपको कहता हूँ 65 किलोमीटर पर आवर। चलो इतनी ज़्यादा ना करके इसको कम कर देते हैं। मान लो मैं आपको कहता हूँ स्पीड इज़ 10 किलोमीटर पर आवर। ट्रैफिक है या कोई भी वजह से, या आप गाड़ी को अभी स्टार्ट कर रहे हो, या अभी आप कहीं खाना खाने रुके थे, आपने गाड़ी पार्क की हुई, आप उसको बैक कर रहे हो, है ना, तो कुछ भी, तो स्पीड बहुत कम है गाड़ी की, 10 किलोमीटर पर आवर है। स्पीडोमीटर में देख के पता चला कि इस टाइम की स्पीड केवल इतनी है। ठीक है, तो दैट इज द इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब इंस्टेंटेनियस स्पीड से देख के हमें ये तो पता चला कि गाड़ी ज़्यादा फास्ट नहीं चल रही, 10 किलोमीटर पर आवर बहुत ही कम स्पीड है। ठीक है, लेकिन क्या इससे हमें डायरेक्शन पता चली, गाड़ी किस तरफ मूव कर रही है? क्या हमें ये पता चला कि गाड़ी इस टाइम पर इस तरफ जा रही थी, आप बैक कर रहे थे, या वो सीधी जा रही है? ना, ये नहीं पता चलेगा। तो वो किससे पता चलता है? वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से पता चलता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे पता चलेगी? अब मान लो मैंने आपको कहा कि बेटा गाड़ी बैक कर रही है, तो आप कहोगे कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ जाएगी 10 किलोमीटर पर आवर इन दी नेगेटिव डायरेक्शन। ये सब तो हमने कर दिया था पहले। ठीक है, लेक्चर में आपको बता दिया था। अब मैंने आपको एक बार दोबारा से रिकॉल कराया ये, क्योंकि कल हमने कुछ दूसरी चीज़ पढ़ी थी। ठीक है, समझ में आया बेटा? ठीक है, -10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये उसकी और अगर गाड़ी आगे की तरफ भी बढ़ रही है, जिस तरफ आप जा रहे हो, ठीक है, just a minute। और अगर गाड़ी आगे की तरफ बढ़ रही है तो फिर क्या होगा? ठीक है, तो फिर ऐसे कुछ सिचुएशन आ जाएगी। द कार इज मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, मतलब जिस तरफ जाना चाहिए ए से बी, तो फिर वेलोसिटी हम इसकी पॉजिटिव ले लेंगे, +10 किलोमीटर पर आवर। ये वेलोसिटी आ जाएगी, +10 किलोमीटर पर आवर। अंडरस्टूड? ये तो हम सब पहले कर चुके। अब जो हमें आगे करना है वो देखो। अब आप इमेजिन करो बेटा कि मान लो एक ऐसी कार है। अब देखो असली वर्ल्ड में क्या होगा, रियल वर्ल्ड में कोई भी कार जब एक टाउन से, एक जगह से दूसरी जगह जाएगी, तो कभी वो रुक जाएगी, कभी उसकी स्पीड बढ़ेगी, कभी उसकी स्पीड कम होगी, है ना? तो हम कहेंगे उसकी स्पीड चेंज करती रहेगी। फ्रॉम वन टाइम टू अनदर टाइम द स्पीड विल चेंज। इस टाइम की इंस्टेंटेनियस स्पीड और इस टाइम की इंस्टेंटेनियस स्पीड अलग अलग वैल्यूज रख सकती हैं। ठीक है, लेकिन अब आप इमेजिन करो कि एक ऐसी कार है, असली वर्ल्ड में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है जो मैं अभी बता रहा हूँ, लेकिन मान लो आपके पास एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, ऐसी कार है जो ए से बी तक जब मूव करती है, तो मान लो उसके स्पीडोमीटर में ऐसा होता है ना, स्पीडोमीटर 10 किलोमीटर, 20, 30, 40, 50, 60। तो जो आपकी इमेजिनरी कार है, मैंने कहा ना आइडिया में आपको एक कार इमेजिन करनी है, आइडियल कार, वो इस तरीके से मूव करती है कि उसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट वेलोसिटी है। कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब उसकी जो स्पीडोमीटर की नीडल है वो एकदम 60 के सामने ही रहती है, थोड़ा भी इधर नहीं आती, थोड़ा भी उधर नहीं जाती। सो वी आर इमेजिनिंग अ कार which moves from A to B, always keeping its needle at 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, वो हमेशा अपनी नीडल को 60 किलोमीटर पर आवर पे रखती है। तो 8 बजे उसकी वेलोसिटी, 8 बजे उसकी वेलोसिटी कितनी लेंगे? 8 बजे उसकी वेलोसिटी लेंगे, सुबह 8 बजे उसकी वेलोसिटी लेंगे हम +60। ठीक है, अब आप कहोगे जब स्टार्ट 8 बजे हुई है तो 8 बजे उसकी वेलोसिटी 60 कैसे आ जाएगी?
तो आप ऐसे कुछ इमेजिन करो कि ये स्टार्ट तो पीछे से ही होगी थी, लेकिन जब ये ए के ऊपर आई तो 8 बजे, और ए पे आने के बाद इसकी वेलोसिटी इतनी हो गई। ठीक है, ठीक है। तो इट इज पॉसिबल कि उसकी ए के ऊपर वेलोसिटी, मैंने आपको क्या कहा, ऐसी कार इमेजिन करनी है, ठीक है, जिसकी स्पीडोमीटर की नीडल हमेशा 60 के सामने रहे जब वो ए से बी तक जाती है। तो ए के ऊपर भी उसकी नीडल 60 के सामने है, और जब वो बी पे पहुंच जाएगी तब भी उसकी नीडल 60 के सामने है। तो जब वो बी पर पहुंची यहाँ पर, तो भी उसकी नीडल 60 के सामने है। ठीक है, तो भी उसकी नीडल 60 के सामने है। तो व्हाट आई वांट टू से, ये बी के ऊपर रुक नहीं सकती, 10 बजे आकर ये थोड़ा सा कहीं आगे जाके रुक जाएगी। ठीक है, तो अब आप इस आइडियल कार के बारे में बताओ कि अगर ये सुबह 8 बजे शुरू हुई थी ए से, तो क्योंकि इसकी तो स्पीड चेंज ही नहीं हो रही, तो जब ये बी पे पहुंचेगी तो ये भी, क्योंकि तो एक ही स्पीड से चल रही है। ठीक है, तो ये कितनी देर में पहुंच जाएगी बी बी के ऊपर, इसको कितना टाइम लगेगा बी पे पहुंचने में। ठीक है, तो अगर इसको है ना डिस्टेंस कितना कवर करना है, 120 किलोमीटर्स, और इसकी स्पीड तो कम ज़्यादा हो नहीं रही है, तो इसको भी 2 घंटे लगेंगे। ठीक है, तो ये भी 10 बजे ही पहुंचेगी बी पे। तो अब दो कार्स होगी, एक तो रियल कार जिसकी स्पीड कम ज़्यादा हो रही है, कम ज़्यादा हो रही है, लेकिन वो 8 से लेके 10 बजे तक बी पे पहुंची, तो उसकी भी एवरेज स्पीड आ गई 60 किलोमीटर पर आवर। और अब ये जो आइडियल कार है, ये भी सुबह 8 बजे शुरू होकर और 10 बजे पहुंचेगी बी पर। लेकिन आइडियल कार कैसे मूव करे ये ध्यान में रखना है। आइडियल कार की जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है 8 से 10 के बीच में, वो हर समय +60 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, तो ये जो आइडियल कार का मोशन है, ऐसे मोशन को हम यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। वी कॉल दिस मोशन एज यूनिफॉर्म मोशन। सो व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन? A point is said to be doing uniform motion. A point is said to be doing uniform motion if its velocity during the motion at every time has the same value. मतलब उसकी जो डायरेक्शन है और उसकी जो मैग्नीट्यूड है, वो दोनों ही चेंज ना करें। अगर कोई पॉइंट इस ढंग से मूव कर रहा है कि उसके जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही वो मोशन के दौरान चेंज ना करें, तो हम बोलते हैं कि वो पॉइंट क्या कर रहा है, वो पॉइंट यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। ये सबको समझ में आएगा? अब पॉइंट नोट्स में से भी देख लेंगे। अ पॉइंट इज सेड टू बी डूइंग यूनिफॉर्म मोशन इफ इट्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इफ ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का सिंबल है, वेलोसिटी एट टाइम t, इट इज सम कांस्टेंट वैल्यू, लेट्स से v। ठीक है, v कुड बी 60 +60 -20, कुछ भी। ठीक है, कितनी भी वैल्यू नेगेटिव डायरेक्शन में भी जा सकती है। तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि यूनिफॉर्म मोशन क्या है। ठीक है, अब एक इंटरेस्टिंग चीज देखो बेटा, जो असली कार है, अब मान लो मैं आपको बोलता हूँ कि दो कार्स एक साथ ए से शुरू होती हैं, एक तो ये आइडियल और दूसरी जो असली कार है, तो इस रियल कार के बारे में हम कुछ नहीं बता सकते कि ये 1.5 घंटे में 9:30 बजे कहाँ पे पहुंच जाएगी। वी कैन नॉट टेल। ठीक है, बिल्कुल नहीं बता सकते, क्योंकि कभी ये फास्ट चलेगी, कभी ये स्लो चलेगी। लेकिन जो आपकी आइडियल कार है, जिसकी सुई हमेशा 60 के सामने रहती है, नीडल, है ना, उसके लिए हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, उसके लिए हम बता सकते हैं कि वो अगर सुबह 8 बजे यहाँ से शुरू हुई तो 9:30 बजे वो कहाँ पर होगी। वी कैन टेल वेरी इजीली, है ना। तो ये जो चीज़ है, ये जो मैंने वेक्टर बनाई, अगर मैं ए टाउन को, अगर मैं ए टाउन को क्या बनाता हूँ, इसको मैं ओरिजिन बनाता हूँ, ओरिजिन ऑफ पोजिशन कोऑर्डिनेट। तो ये जो मैंने वेक्टर बनाई है, ये पिंक वाली, इसको हम कहेंगे ये पोजीशन कोऑर्डिनेट है आइडियल कार का, क्योंकि इसके लिए हम बता सकते हैं कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या आएगा। तो कितना आ जाएगा इसका एक्स कोऑर्डिनेट? अगर मैं टाइम को आर में मेजर करता हूँ, तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि ये कितना डिस्टेंस कवर कर देगी इतने घंटों में? तो ये उसकी अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इतना डिस्टेंस कवर कर देगी क्या नहीं? x इज इक्वल टू 60 इंटू टी, कितना डिस्टेंस कवर हो जाएगा बेटा, देखना, x इज इक्वल टू 60 इंटू टी। इफ टाइम इज मेजर्ड इन आवर्स, then the position coordinate of the ideal car, ठीक है, is given by this equation 60 into t। क्लियर है?
रियल कार के लिए क्या हम ऐसी कोई इक्वेशन लिख सकते हैं? कैन वी राइट एन इक्वेशन ऑफ दिस टाइप फॉर द रियल कार? उसके लिए हम कोई प्रिडिक्शन नहीं कर सकते कि वो कितने टाइम में कितनी दूर चली जाएगी। क्लियर? सबको समझ में आया? पहले यस नो करोगे तभी आगे चलेंगे। ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है। तो यूनिफॉर्म मोशन के बारे में आपको जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन में जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो पहली बात तो यह है कि बेटा वो एक डायरेक्शन में ही चलेगा। अगर ये ऑब्जेक्ट है ऐसे एक ही डायरेक्शन में चलता जाएगा। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में। इट कैन नॉट चेंज डायरेक्शन ऑल्सो, ना ही वो अपनी स्पीड चेंज कर सकता है। तो अगर मैं आपको कहता हूँ कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो इसका मतलब यह है कि वो एक निश्चित डायरेक्शन में बढ़ता जाएगा, बस दैट्स ऑल। और उसकी जो वेलोसिटी है हर टाइम के ऊपर वो कांस्टेंट है। v कॉमा कांस्टेंट का मतलब v एक नंबर है जो कि कांस्टेंट नंबर है, जो कितना भी हो सकता है। ठीक है, तो अब आपको यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन पता चल गई। कभी ये ना कहें कि यूनिफॉर्म मोशन इज अ मोशन विच अकर्स विथ कांस्टेंट स्पीड, ऐसे नहीं बोलना। ये बोलना है यूनिफॉर्म मोशन इज अ मोशन विच अकर्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। ये सही है, क्योंकि आप देखो बेटा, अगर कोई चीज कांस्टेंट स्पीड से चल रही है पर वो ऐसी सड़क पे चल रही है, पहले ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, ठीक है, तो इसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट नहीं है। चाहे स्पीड इसकी कांस्टेंट हो, कभी ये ऊपर जा रही है, ठीक है, यहाँ पे ये नीचे आ रही है, तो इसकी वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो चेंज कर रही है। सो यूनिफॉर्म मोशन शुड नेवर बी डिफाइंड एज अ मोशन which happens with constant speed. It has to be defined as a motion which happens with constant velocity. यूनिफॉर्म मोशन को अच्छे से समझना फिजिक्स में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होता है। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन की कई डेफिनेशन हम करते हैं। ये तो पाथ है ऑब्जेक्ट का, ट्रेजेक्ट्री, ठीक है, स्ट्रेट लाइन, ये मूविंग ऑब्जेक्ट है और ये यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है विथ सम कांस्टेंट वेलोसिटी। जब भी मैं आपको कहूँ कि ऑब्जेक्ट पी इज डूइंग यूनिफॉर्म मोशन, तो मुझसे आपको ये नेक्स्ट चीज़ पूछनी चाहिए कि विथ व्हाट कांस्टेंट वेलोसिटी। Every uniform motion has a certain constant velocity of motion, whatever is that, +10, -2, ठीक है, ये चीज। अब देखो, जब कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन करता है, जैसे मान लो पी यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, ठीक है, तो मान लो जब ये यहाँ पर है, अब ये तो पहले से ही यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, मतलब हो सकता है ये यहाँ से करता हुआ आ रहा है, आपको कोई वास्ता नहीं कि उसकी हिस्ट्री क्या है। आपने क्या किया, जब वो यहाँ पर आया तो आपने स्टॉप वॉच ऑन कर दी। ठीक है, आपने स्टॉप वॉच ऑन कर दी, स्टॉप वॉच में टाइम दिखा 0, और जिस जीरो जब यहाँ पे जब वो है, इसी को हमने ओरिजिन मान लिया, मतलब यहीं पे हमने एक्स कोऑर्डिनेट को भी 0 मान लिया। ठीक है, तो जब ये थोड़ी दूर चला जाएगा, जब ये यहाँ चला जाएगा, ये ऑब्जेक्ट मूव करके यहाँ चला गया, ठीक है, तो इसकी जो पोजीशन कोऑर्डिनेट आएगी विद रिस्पेक्ट टू दी ओरिजिन, ठीक है, वो हम बड़े आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना, इस इक्वेशन से। x इज इक्वल टू जो भी इसकी वेलोसिटी है इनटू टाइम। जैसे पहले हमारे पास ये 60 था ना, 60 लिख लो 1 मिनट के लिए। अब आप एक चीज समझें कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज डूइंग, देखो सबसे पहले हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने आपको बताया था कि अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट के ऊपर है ना, अगर ऑब्जेक्ट एक रेस्ट के ऊपर है तो उसकी जो पोजीशन है वो टाइम के साथ चेंज नहीं करती, करती है कोई? ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट के ऊपर पड़ा हुआ है, मान लो यही वाला ऑब्जेक्ट रेस्ट के ऊपर होता, तो इसकी पोजीशन तो 0 ही रहती, एक्स विल रिमेन 0, इट विल नॉट चेंज। ठीक है, तो अगर किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन कोऑर्डिनेट और टाइम का ग्राफ ऐसा आता है, तो दैट मीन्स दैट द ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी और एट रेस्ट, स्टेशनरी और रेस्ट। तो मैं हमेशा बच्चों को ये बोलता हूँ कि बेटा ये जो ग्राफ्स हैं, मोशन के अंदर बहुत सारे ग्राफ्स जो हमें पढ़ने पड़ते हैं, ये वीडियो गेम की तरह से हैं। जैसे वीडियो गेम में लेवल्स होते हैं ना, तो वैसे इन ग्राफ्स के भी लेवल होते हैं। तो मोशन पढ़ते समय पोजीशन और टाइम का जो सबसे लेवल 1 का ग्राफ आता है, सिंपलेस्ट ग्राफ, वो ऐसा आता है। और ऐसे ग्राफ का क्या अर्थ होता है, दैट द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, इट इज स्टेशनरी।
हम ये पूछते हैं कि नेक्स्ट लेवल जो आएगा इसमें ग्राफ का वो क्या आएगा। वो तब आता है व्हेन योर ऑब्जेक्ट परफॉर्म्स यूनिफॉर्म मोशन। तो जब कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन करेगा तो उसका एक्सटी ग्राफ कैसा आएगा, है ना। तो पहले हम इस इक्वेशन को देखते हैं। ठीक है, इस इक्वेशन से हमें पता चलता है कि इसमें x की पावर भी 1 है, t की पावर भी 1 है, और जब ये दोनों पावर्स 1 होती हैं तो ये लीनियर इक्वेशन होती है। और इसका ग्राफ कैसा आता है, इसका ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन। लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, रियल कार जो भी हमने थोड़ी देर पहले बताई थी उसके लिए एक्स और टी की रिलेशनशिप ऐसी हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, लेकिन आइडियल कार के लिए दोनों की पावर 1 है, तो इसका ग्राफ कैसा आएगा एक्स और टी के बीच में, एक्स और टी का ग्राफ हो जाएगा स्ट्रेट लाइन। कैसे आएगी ये स्ट्रेट लाइन, कैसे बनाएंगे। तो मान लो हम उस आइडियल कार की बात करते हैं, तो अगर मैं टाइम और पोजिशन कोऑर्डिनेट का ग्राफ बनाऊं तो जीरो टाइम के ऊपर कितनी दूर गया है वो ए टाउन से, जीरो। और आधे घंटे के बाद, हाफ एन आवर के बाद, इसमें टी को हाफ एन आवर पुट करोगे तो कितना आएगा एक्स, 30 किलोमीटर्स। ठीक है, इसमें आप टी को 1 आवर पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, 60 किलोमीटर्स। टाइम को 1.5 घंटा पुट करोगे 1.5 आवर्स तो कितना आ जाएगा, 90 किलोमीटर्स। वो आप करके देख लो। ठीक है, तो ये टेबल बनने के बाद यहाँ ग्राफ बनना ईजी हो जाएगा। ये आधा घंटा, हाफ एन आवर, चाहे आप 10 मिनट का बना लो, 10 मिनट कितना हो जाएगा, 1/10 ऑफ एन आवर, 1/6 ऑफ एन आवर, 1/6 ऑफ एन आवर। वो पॉइंट भी ले सकते हैं इसमें, 1/6 ऑफ एन आवर ले लो तो 10 किलोमीटर आ जाएगा। इसमें टी को 1/6 करोगे, 1/6 ऑफ एन आवर, 10 मिनट होते हैं ना। तो मतलब इस टेबल को हम विस्तृत बना सकते हैं बहुत ज़्यादा, इसमें और भी पॉइंट ले सकते हैं। मैं थोड़े से ले लिए क्योंकि इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन आना है। स्ट्रेट लाइन के लिए हमें 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं। ठीक है, 2 पॉइंट्स कोई भी ले लो। 3/2 आवर मीन्स 1.5 आवर, 2 आवर्स में वो आगे पहुंच गया। टाइम इन आवर्स यहीं लिख देते हैं। यहाँ पे इन आवर्स लिखने से यहाँ आवर्स नहीं लिखना पड़ेगा बार बार। ठीक है, अब एक्स क्या है, एक्स है आधे घंटे में कितनी दूर गया, 30 किलोमीटर्स। 1 घंटे में 60 किलोमीटर्स, 1.5 आवर में 90 किलोमीटर्स, 2 आवर्स में 120 किलोमीटर्स। ठीक है, तो कैसा ग्राफ बना इन दोनों के बीच में, तो वो ग्राफ बनाना ईजी है। इस पॉइंट को ज्वाइन कर दिया ऐसे, और फिर इन दोनों को भी ज्वाइन कर दिया ऐसे। ये तो बना लोगे बेटा ग्राफ, तो फिर उसके बाद ग्राफ बना लो आप 0 आवर्स पे, तो ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगी ऐसे। सबको आ जाएगा ये समझ में, बिल्कुल ही ईजी चीज़ है। 2 आवर्स में 120 किलोमीटर दूर चले गए हैं ओरिजिन से। तो यूनिफॉर्म मोशन में एक्सटी ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है, ये बात आप हमेशा ध्यान में रखो। यूनिफॉर्म मोशन में एक्सटी ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। तो यूनिफॉर्म मोशन के को हमने दो तरीके से समझ लिया। नंबर 1, सबसे पहली बात क्या है, that velocity at every time has the same value. Number 2, in uniform motion the xt graph is always a straight line. क्लियर है बेटे, ये सबको समझ में आएगा। चलो ठीक है, अब एक चीज देखेंगे। मान लो जो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, मैं उसकी एवरेज वेलोसिटी निकालना चाहता हूँ। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी के लिए कोई इंटरवल लेना पड़ेगा पहले। मान लो मैंने ये हाफ आवर से लेके 1 आवर तक का इंटरवल ले लिया। ग्राफ पर देखना, हाफ आवर से लेके 1 आवर तक का इंटरवल लिया। कौन सा आएगा बेटा ये इंटरवल, ये आएगा। कितना बड़ा इंटरवल है ये, 30 मिनट्स या हाफ आवर। ठीक है, तो ये इंटरवल मैंने ले लिया। अब अगर एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है ये। ठीक है, तो टाइम इंटरवल कितना आया, 1 आवर में से हाफ आवर माइनस कर दो, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, कितना आएगा बेटा, हाफ आवर ही आएगा। और डेल्टा एक्स कितना आएगा, चेंज इन पोजीशन कोऑर्डिनेट, दिस माइनस दिस, 60 माइनस 30 किलोमीटर्स में। ठीक है, तो कितना आएगा ये, 60 माइनस 30। तो ये हो गया आपके पास, ऊपर क्या आ गया 30 और नीचे हाफ,
तो ये कितना बना, ये रेशो कितनी बनी एवरेज वेलोसिटी, ये आ जाएगी 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी कितनी आई, 60 किलोमीटर पर आवर। अब आप खुद थोड़ा ध्यान से सोचो, अगर हम हाफ आवर से लेकर 1.5 आवर के इंटरवल पर एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे तो वो कितनी आएगी, वो भी सेम ही आएगी। क्यों, इसको ऐसे समझना है, फिर इसकी बार बार जरूरत पड़ेगी। मान लो आपने फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स के टेस्ट दिए किसी एंट्रेंस एग्जाम में, आपके फिजिक्स में आई 70 मार्क्स, मैथ्स में आई 90 मार्क्स, केमिस्ट्री में आई 80 मार्क्स। तो आप कहोगे कि व्हाट इज द एवरेज मार्क्स सिक्योर्ड, तो आप कहोगे एवरेज मार्क्स आ जाएंगे कितने, डिवाइड बाई 3। तो ये कितना बना, 70 और 80 150, 150 और 90 240, डिवाइड बाई 3 80 मार्क्स। तो आप कहोगे ऑन एन एवरेज आपके मार्क्स 80 हैं। लेकिन मान लो आपके तीनों में मार्क्स ही सेम आए, तो एवरेज कितनी आएगी, बिना कैलकुलेशन किए ही एवरेज 80 आ जाएगी। तो वैसी यूनिफॉर्म मोशन है ना, वैसी यूनिफॉर्म मोशन है। जब हर टाइम की वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आ रहा है हर टाइम पर, तो एवरेज वेलोसिटी कितनी आएगी किसी भी टाइम इंटरवल पे, वो उतनी आएगी 60 किलोमीटर पर आवर, कुछ और तो आ ही नहीं सकती। समझ में आ रहा है आपको, जब हर टाइम पे वेलोसिटी उतनी है तो उसकी एवरेज वैल्यू भी उतनी आएगी। ये तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो अब आप कहोगे ये क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें, इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि आपको ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन करता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन करता है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज डूइंग यूनिफॉर्म मोशन, then its average velocity over any interval of time and its velocity at any instant of time, they are both equal। ये दोनों सेम ही होते हैं, नंबर वन। नंबर टू, इस इंटरवल को देखो आप, हाफ आवर से 1 आवर तक का, अगर मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर दूं, ध्यान से देखना बेटा, ये चीज कोई बताएगा क्या आएगी, ये चीज आएगी 60 माइनस 30। क्या इसको हम डेल्टा एक्स बोल सकते हैं, और ये चीज क्या आएगी, ये चीज को हम क्या डेल्टा टी बोल सकते हैं इस इक्वेशन में। मतलब जो एवरेज वेलोसिटी है वो इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप है, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी क्या है, दिस डिवाइड बाय दिस। बस कल क्या था, जो हमने कल पढ़ा था उसमें ये डेल्टा वाई था, इसमें वाई की जगह एक्स आ गया और एक्स की जगह टी आ गया। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मोशन में जो पोजीशन टाइम ग्राफ होता है उसका जो स्लोप होता है वही एवरेज वेलोसिटी निकाल, मतलब ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ फिर आपको पता चलेगा। तो इसमें दो चीजें आ गई यूनिफॉर्म मोशन में। अब जब क्वेश्चन आता है तो बच्चे फंस जाते हैं। यूनिफॉर्म मोशन में दो चीजें आ गई। सबसे पहले यूनिफॉर्म मोशन में पोजीशन टाइम ग्राफ क्या है, सबसे पहले डेफिनेशन क्या थी यूनिफॉर्म मोशन की, अ पॉइंट इज सेड टू डू यूनिफॉर्म मोशन इफ इट्स वेलोसिटी एट एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम कीप्स अ कांस्टेंट वैल्यू। ये फर्स्ट डेफिनेशन। सेकंड चीज हमने देखी, यूनिफॉर्म मोशन में जो पोजीशन टाइम ग्राफ आएगा वो स्ट्रेट लाइन आएगा। तीसरी चीज हमने देखी, यूनिफॉर्म मोशन में जो एवरेज वेलोसिटी आएगी वो यही वेलोसिटी होती है, सेम। समझ में आया? एक और चीज देखेंगे, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का स्लोप, हाँ चौथी चीज क्या है, जो एवरेज वेलोसिटी है वो सिर्फ एक्स टी ग्राफ का स्लोप ही तो है। तो अगर मैंने ये टाइम लिया t1 और मैंने ये टाइम लिया t2, ठीक है, और ये क्या है, पोजीशन एट टाइम t1, और ये क्या है, पोजीशन एट टाइम t2। ठीक है, तो अब इसका जो स्लोप आया एक्स टी ग्राफ का वो क्या आया, डेल्टा टी, और ये क्या है, डेल्टा एक्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज ये है बेटा कि किसी भी टाइम इंटरवल पे एवरेज वेलोसिटी निकालोगे तो वो सेम ही आएगी। मतलब आप चाहे बहुत छोटा सा टाइम इंटरवल लो या बहुत बड़ा लो, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी स्ट्रेट लाइन का स्लोप है। जो मैंने आपको कल बताया था कि स्ट्रेट लाइन का स्लोप कोई भी दो पॉइंट से सेम ही आएगा। ठीक है, अब दो न्यूमेरिकल करने हैं आपको, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। देखना क्या न्यूमेरिकल करना है।
जो प्रॉब्लम मैं कहूँगा बेटा उसके ऊपर फोकस बनाएंगे, फालतू नहीं इधर उधर देखेंगे, ठीक है। देखना क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ना। क्या दिया क्वेश्चन नंबर 7 में? इन फिगर 1, दिख रहा है आपको फिगर 1? ये मैं आपको वर्कशीट भेजूंगा अभी आपके ग्रुप में, जैसे ये क्लास खत्म होगी आपके पास ये आ जाएगी, ठीक है। इन फिगर 1 हमें क्या बताना है, देखो सोच के करेंगे इसको, सोच लो क्या दिया हुआ है, देखो। पढ़ लो, आप पढ़ोगे नहीं तो कुछ नहीं होगा। डायग्राम भी बना लो अपनी कॉपीज में इसको देखकर, ठीक है, बना लो, फिर मैं भेजूंगा तब भी आपको ये खुद करना पड़ेगा। देखें बेटा, सबसे पहले हम ये क्वेश्चन पूछते हैं, क्या ये ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है? कौन बताएगा? जिस ऑब्जेक्ट का ये एक्सटी ग्राफ है, क्या वो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है? व्हाट विल यू से? हाँ, इट इज नॉट डूइंग यूनिफॉर्म मोशन बिकॉज उसका ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन होता है। कई बच्चों को पता है क्या लगता है? कई बच्चों को लगता है कि बॉडी पहले ऐसे गई, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे गई। अरे ये बॉडी का पाथ नहीं है, जो ग्राफ है वो रास्ता नहीं है कि ये पुल पे चढ़ गई, ये पुल चल रहा है, फिर वो पहाड़ पे चढ़ गई, फिर वो पहाड़ से नीचे उतर गई वैष्णो देवी से, ऐसा नहीं है। पाथ तो स्ट्रेट लाइन ही है, ऑब्जेक्ट तो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, ठीक है। ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, दिस इज जस्ट इट्स पोजिशन कोऑर्डिनेट वर्सेस टाइम ग्राफ, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर पोजिशन कोऑर्डिनेट वर्सेस टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन हो तब यूनिफॉर्म मोशन होता है। लेकिन इसमें एक चीज है, जैसे हम ये पहला इंटरवल देखते हैं 7.5 से लेकर और 10 तक, दिख रहा है आपको? 7.5 से 10 तक पोजीशन टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। इसका मतलब ये है कि इस टाइम इंटरवल के ऊपर उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, तभी ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन आया, नहीं तो नहीं आता, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं इट इज यूनिफॉर्म इन पार्ट्स, अलग अलग पार्ट्स पे। अब जैसे 10 से लेकर 15 तक देखो, 10 से लेकर 15 तक भी वेलोसिटी कांस्टेंट है, समझ में? आपको 10 से 15 तक यहां अलग वेलोसिटी से चलेगा, यहां अलग। क्यों? क्योंकि इसका स्लोप अलग आएगा, इसका स्लोप अलग आएगा। इस लाइन का एंगल, इस लाइन का एंगल अलग है एक्स एक्सिस के साथ, tan थीटा, इसका एंगल tan थीटा अलग आएगा, ठीक है। बल्कि आप देखोगे इसका स्लोप पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब यह है कि ऑब्जेक्ट पॉजिटिव वेलोसिटी से मूव कर रहा है। इसका स्लोप नेगेटिव आएगा, उसका मतलब यह है कि ऑब्जेक्ट नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ रहा है, इट इज मूविंग इन द नेगेटिव डायरेक्शन। चलो अब देखना, अब हम बारी बारी से करते हैं इसके अंदर से सारे पार्ट्स। एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम, देखो एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम 7.5 टू 10, उसका तो सिंपल फॉर्मूला है डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। अब यहां से यहां तक डेल्टा टी कितना है? डेल्टा टी है, डेल्टा टी कितना है? डेल्टा टी है 10 माइनस 7.5। और डेल्टा एक्स कितना है? डेल्टा एक्स आएगा x10 माइनस x7.5, मतलब पोजीशन एट 10 सेकेंड्स, पोजीशन एट 7.5। तो इसको करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि पहले हम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिख देंगे, 7.5 सेकेंड्स, 50 मीटर्स, समझ में आया बेटा? और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी लिख देंगे 10 सेकेंड्स, 100 मीटर्स, ठीक है। अब हमने अभी देखा कि एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, वो सिर्फ इसका स्लोप होती है। तो इसका स्लोप कैसे निकलेगा? 100 में से 50 गया, डिवाइड बाय 10 में से 7.5 गया, ये
ये कितना आएगा 50/2.5, और वो कितना बन जाएगा 500/25, तो आएगा 20 मीटर्स पर सेकेंड। ये क्या है देखना बेटा, x10 कितना है, x10 ये 10 है, 10 सेकंड की पोजीशन 100 मीटर है ये, और x7.5 कितना है, वो 50 है। तो ये यही चीज है, ये भी यही है और स्लोप भी वही है। स्लोप आप किसी भी दो पॉइंट से निकालो, तो यूनिफॉर्म मोशन में जो पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप है वो एवरेज वेलोसिटी होगी, किसी भी इंटरवल पे एवरेज वेलोसिटी सेम आएगी यूनिफॉर्म मोशन में। इन यूनिफॉर्म मोशन द एवरेज वेलोसिटी ओवर एवरी इंटरवल ऑफ टाइम इज सेम। फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया सबको? सेकंड पार्ट देखो आप, 10 से 15 सेकंड्स के टाइम इंटरवल पे बताओ, 10 से 15 सेकंड्स के टाइम इंटरवल पे बताओ एवरेज वेलोसिटी कितनी आएगी। तो वो सिंपल है, पोजीशन एट एवरेज वेलोसिटी ऐसे कभी मत कर देना u प्लस v/2, वो गलत डेफिनेशन है एवरेज वेलोसिटी की। ठीक है, ऐसे करना है एवरेज वेलोसिटी अपॉन ओवर दिस टाइम इंटरवल इज, पहली बार डेल्टा टी इतना है, अब क्या करेंगे इसमें हम, x15 है ना, x15 माइनस x10, x15 कितना है, 15 सेकंड्स पे x की वैल्यू 0 आएगी। देख लो इस पॉइंट के ऊपर 15 सेकंड के ऊपर x कितना बन गया 0, और 10 सेकंड पे x कितना है 100। ठीक है, तो x15 इज 0, x10 इज 100 मीटर्स, और नीचे आ गया आपके पास 5 सेकंड्स, ये सेकंड्स में है कि नहीं, तो कितना है एवरेज वेलोसिटी, -20 मीटर्स पर सेकंड। आप समझ रहे हो कैसा मोशन हो रहा है? देखना ये चीज हो रही है, अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, देखना बेटा एक बार, ये ओरिजिन है, तो 10 सेकंड जब घड़ी में टाइम था तो ऑब्जेक्ट ओरिजिन से कितनी दूर था, ऑब्जेक्ट ओरिजिन से 100 मीटर दूर था। दिख रहा है आपको, ये देखो x10 100, ओरिजिन से 100 मीटर दूर था ऑब्जेक्ट, और 15 सेकंड पे ऑब्जेक्ट कितनी दूर है, जब घड़ी में 15 सेकंड टाइम है तो ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया, देखना 15 सेकंड पे ऑब्जेक्ट की पोजीशन 0, तो 15 सेकंड पे ऑब्जेक्ट यहाँ पर है ओरिजिन पर, क्लियर? तो मतलब यहाँ से ऑब्जेक्ट इधर चला गया, ऐसे यहाँ पे हो रहा है ये, तो ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन क्या है, 10 सेकंड पे ऑब्जेक्ट यहाँ था, 15 सेकंड पर 0 पे है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुई, इनिशियल और फाइनल को ज्वाइन करके फाइनल पे एरो लगाओ। ये जो ग्रीन वाली लाइन है ये -100 मीटर्स, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये ऊपर डेल्टा एक्स, कौन से टाइम इंटरवल पर डिस्प्लेसमेंट है, 10 से 15 के इंटरवल पे। ठीक है, अब अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई हैं तो अब आप सेकंड पार्ट देखो, सिर्फ 8 सेकंड्स वाला मुझे बता दो कि जब 8 सेकंड घड़ी में टाइम है तो बॉडी की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी, जब 8 सेकंड घड़ी में टाइम है, तो 8 सेकंड यहाँ पर है बेटा देखना, तो 8 सेकंड के आसपास बॉडी यूनिफॉर्म मोशन कर रही थी कि नहीं, इट वाज डूइंग यूनिफॉर्म मोशन। 8 सेकंड के दोनों तरफ बॉडी यूनिफॉर्म मोशन कर रही थी, 8 सेकंड यहाँ पर टाइम है क्योंकि यहाँ पे ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। इसका मतलब जो इस टाइम इंटरवल पर एवरेज वेलोसिटी आई थी वही 8 सेकंड्स की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट 8 सेकंड्स कितनी आएगी, जो एवरेज आ रही है, क्योंकि एवरेज और इंस्टेंटेनियस सेम होती है, तो यहाँ पे एवरेज कितनी आई थी 20, तो ये कितनी हो जाएगी +20, तो मतलब 8 सेकंड पे बॉडी +20 मीटर्स पर सेकंड की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी रख रही थी। ठीक है, 9 सेकंड्स पर भी वही रख रही थी, 9.5 पे भी वही रख रही थी। ठीक है, 7.5 से 10, ऐसे ही आप 11 सेकंड की वेलोसिटी निकालना चाहते हो तो 11 सेकंड के आसपास बॉडी की वेलोसिटी दोनों तरफ सेम ही है, कांस्टेंट वेलोसिटी बनी हुई है, तभी यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है। ठीक है, तो आज आपको एक मैंने एक आइडिया और बता दिया है। ठीक है, तो नॉर्मल क्लास से आपका मैं 60-70% काम कराया अभी, इसमें नॉर्मल क्लास में थोड़ा सा इससे ज़्यादा होता है, लेकिन उसके लिए हमने डेज ज़्यादा चूज़ किए हैं। तो हमारा टारगेट ये है बेटा कि आप लोग अभी मंडे तक, मंडे के बाद दूसरे बैच में हमें दूसरा काम करना है। ठीक है, और